दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे आज लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, उन्हें आप जाके देख सकते हो चैनल पर विजिट कर। ओके, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ और जो इंडियन हिस्ट्री है इसकी ये चौथी वीडियो है। इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसे आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो आप PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इसमें हम जानेंगे एंगल मैसूर संबंध और एंगल सिख संबंध। ओके, एंगल मैसूर और एंगल सिख संबंधों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रमुख एंगल मैसूर युद्ध कौन कौन से हुए। तो आपको पता होना चाहिए मैसूर जो है आज का वर्तमान समय में जिसे कर्नाटक के नाम से जानते हैं, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। मैसूर के हिंदू शासक नंजराज और देवराज कमजोर शासक सिद्ध हुए। उसके बाद नंजराज को हटाकर 1761 में कौन, हैदर अली ने एक तरह से मैसूर की स्थापना करी थी। हैदर अली, ओके, हैदर अली जो था मैसूर पर अधिकार कर लिया कब, 1761 में। 1761 ईस्वी में मैसूर पे कब्जा कर लिया हैदर अली ने। और बाद में हैदर अली ने 1761 से 64 के बीच में सीधा होजकोट, दौड़, बेल्लापुर, चिक, बल्लासपुर, नंदी दुर्ग, गुंडी बंडा, कोडी बंडी पर अधिकार कर लिया। इन सारे जगहों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने हैदर अली को एक तरह से 1768 में हैदर अली ने बलाम पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने हैदर अली की बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाकर युद्ध की घोषणा कर दी। और पहला युद्ध जो प्रथम एंगल मैसूर युद्ध था वो कब लड़ा गया, 1767 से लेकर 69 के बीच में। इस समय पर जो लॉर्ड थे लॉर्ड बैरलिस्ट। ओके, 1767 में निजाम, मराठा और अंग्रेजों की सेना संयुक्त रूप से हैदर अली पर आक्रमण किया, पर निजाम शीघ्र ही पाला बदलकर हैदर अली से मिल गया। जो निजाम था वो किसकी तरफ आ गया, हैदर अली की तरफ। और जिस वजह से 1767 में हैदर अली ने मंगलोर और बम्बई पर पूर्ण कब्जा कर लिया। मंगलोर और साथ ही साथ मुंबई पर पूरा कब्जा कर लिया 1768 में। मार्च 1769 में हैदर अली की सेना मद्रास तक पहुंच गई थी, मद्रास तक पूरा। और मजबूरन अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली से मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो पहली संधि जो हुई थी, फिर बाद में इस पहले युद्ध के बाद वो कौन सी हुई थी, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। ओके, दूसरा, उसके बाद हम बात करें द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध की। तो पहले में ध्यान रखना कौन, हैदर अली जो है, हैदर अली के साथ निजाम मिल गया था, जिस वजह से हैदर अली के साथ संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। फिर दूसरा एंगल मैसूर युद्ध हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के बीच हुआ। कौन, उधर से कौन था जो है, एक उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर थे, ओके, और सर आयरकूट, ये अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे एंगल मैसूर युद्ध में। ओके, कौन, सर आयरकूट। और टीपू सुल्तान जो योग्य और पराक्रमी था वह हैदर अली का पुत्र था। मैसूर का नया शासक बना दिया गया, क्योंकि जो एक तरह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। कब, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से किसको बनाया जाता है, टीपू सुल्तान को शासक बनाया जाता है। टीपू सुल्तान जो इसका बेटा था हैदर अली का। टीपू सुल्तान जो है योग्य और पराक्रमी था, जो 1782 में टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बनता है। उसके बाद 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में मंगलोर की संधि हुई। और फिर उसके बाद 1780 से 84 के बीच में युद्ध होता है, जो टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेजों के बीच होता है। उसके बाद संधि होती है मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में, जो किस किस के बीच हुई, टीपू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच, जिससे दूसरा एंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और टीपू सुल्तान जो था उसने एक अपनी राजधानी बनाया, किसको, श्रीरंगपट्टनम को, श्रीरंगपट्टनम। ओके, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम को और पातशाह की उपाधि धारण करी, पातशाह की। ओके, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू ने फ्रांसीसी संस्था जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी स्वीकार कर ली। फिर तीसरा एंगल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792। उस समय पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उस समय गवर्नर थे। टीपू सुल्तान के ऊपर यह युद्ध इस इल्जाम के साथ अंग्रेजों ने थोपा कि फ्रांसीसियों से मिलकर उनके विरुद्ध सांठगांठ गढ़ रहा है, जिस वजह से युद्ध शुरू होने से पूर्व अंग्रेजों ने एक तरह मराठा निजाम के साथ मैत्री संधि कर ली, जिसे त्रिकूट संधि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ, मराठा, निजाम और अंग्रेज एक तरफ हो गए कि मराठों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया।
टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में भाई नवाब के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करी अंग्रेजों से। ओके, 1794 ईस्वी में टीपू को युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और साथ ही अपने 2 पुत्रों को भी अंग्रेजों के अधीन बंधक के रूप में रखना पड़ा। ओके, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को 1792 में। इस तरीके से चौथा युद्ध समाप्त हुआ और आधा क्षेत्र देना ही पड़ा अंग्रेजों को। फिर चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें हम, 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें लॉर्ड बेलिजली उस समय पर गवर्नर थे। इस युद्ध के समय अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर लॉर्ड बेलिजली था। इस युद्ध के दौरान 4 मई 1799 ईस्वी को बहादुरी से अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए 1799 में, जिससे इस तरीके से एंग्लो मैसूर जो संबंध थे हमारे को देखने मिलते हैं। अब जानेंगे हम एंग्लो सिख संबंध। अब बात करते हैं एंग्लो सिख संबंध की। तो इसमें 10 के 10 गुरुओं से किस तरीके से हमारे को टाइम पीरियड देखने मिलता है, उनका किस तरीके से संबंध देखने मिलते हैं। सिखों के 10 गुरु कौन कौन है, तो गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हमारे को देखने मिलते हैं। सबसे पहले बात करें गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव जो थे एक तरह सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1496 से लेके 1539 तक। ओके, 1496 से लेके 1539 तक इनका समय काल देखने मिलता है हमारे को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ओके, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था हमारे को जो देखने मिलता है, गुरु नानक का जन्म वो देखने मिलता है हमारे को 1469 में। कब? 1469 में। ओके, 1469 में हमारे को जो है इनका जन्म देखने मिलता है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो 1469 में हुआ था। ओके, ननकाना साहिब में। कब? ननकाना साहिब में। ननकाना, ओके, ननकाना साहिब में हुआ था। वर्तमान में आज में पाकिस्तान में स्थित है ये क्षेत्र। और उनके पिता का नाम था कालो। ओके, उनके पिता का नाम क्या था? कालो मेहता। पिताजी कौन थे इनके? कालो मेहता। और माता जी जो थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था हमारे को देखने मिलता तृप्ता। ओके, ये माता थी और ये पिता थे गुरु नानक जी के, कालो मेहता, और माता थी तृप्ता। ओके, जो हमारे को देखने मिलती है। श्री चंद और लक्ष्मीदास उनके संतान थे। ननकाना साहिब का पूर्व नाम था तलवंडी। तलवंडी इसका ननकाना साहिब जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसका पूरा नाम हमारे को देखने मिलता तलवंडी। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। तो जो इनके अनुयायी बने वो क्या कहलाए? सिख। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन से 2 मुगल शासकों के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। ये ध्यान रखना, बाबर और हुमायूं। बाबर और ओके, तो गुरु नानक के बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये दोनों मुगल शासकों के। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हुआ। गुरु नानक ने संगत और पंगत, जो गुरु का लंगर की शुरुआत की थी। किसकी? संगत और पंगत की। ओके, संगत और पंगत, संगत और पंगत की शुरुआत करी थी गुरु नानक ने। ओके, किसकी? संगत और पंगत की। संगत मतलब होता है धर्मशाला, जहाँ पर एक तरह से गुरु नानक के साथ बैठकर भोजन करना पंगत कहलाता है। ओके, संगत और पंगत। पंगत है एक जगह पर लंगर, जो एक तरह से जहाँ पे लंगर निःशुल्क बांटा जाता है। उसके बाद में बात करें हम, 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। कब? 22 सितंबर 1539। संगत और पंगत की स्थापना करी थी। उसके बाद 22 सितंबर 1539 ईस्वी को जो है गुरु नानक जी का निधन हो जाता है। कहाँ पर? ये हुआ था करतारपुर, पाकिस्तान में। करतारपुर, ओके, आज के टाइम पे पाकिस्तान में, करतारपुर पाकिस्तान में जो है इनका निधन हो जाता है। उसके बाद आते गुरु अंगद। ओके, गुरु अंगद आए, जो दूसरे गुरु हमारे देखने मिलते हैं। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड हमारे को देखने को मिलता है। ओके, गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरुमुखी लिपि जो है उसका आविष्कार इन्होंने करा था। गुरु अंगद ने। किसका? गुरुमुखी लिपि। ओके, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने करी थी? वो करी थी दूसरे गुरु अंगद ने। गुरु अंगद। ओके, और साथ ही साथ कहा जाए गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को भी स्थायी बना दिया। फिर आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड देखने मिलता है गुरु अमरदास का। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताया
और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक किया, विवाह पद्धति लवन को सिखों के बीच प्रचलित किया। ओके, गुरु अमरदास थे जिन्होंने हिंदू और सिखों को एकदम अलग माना। गुरु अमरदास सम्राट अकबर गोविंद बाल आकर मिला था, गुरु पुत्री बीवी भानी को कई बार भेंट भी दिए थे गांव। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों को स्थापित किया। गुरु अमरदास ने कितने 22 गद्दियों को स्थापित करा था, 22 गद्दियों को। 22 गद्दियों को स्थापित करने वाले गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। उसके बाद आते हैं गुरु रामदास चौथे, 1574 से 1581 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। ओके, सिखों के चौथे गुरु बने बीबी भानी के पति रामदास। गुरु रामदास बीबी भानी के पति थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भेंट की थी। इसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर सरोवर बनाया। अमृतसर सरोवर बनाया था किसने? गुरु रामदास ने अमृतसर सरोवर की स्थापना करी थी। अमृतसर सरोवर, ओके, अमृतसर सरोवर की स्थापना करी थी किसने? गुरु रामदास ने। ओके, गुरु रामदास ने अमृतसर सरोवर की स्थापना करी थी। अमृतसर नगर भी बसाया इन्होंने ही। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और फिर बने पांचवें गुरु हमारे गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी जो है हमारे गुरु अर्जुन देव का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। उनके द्वारा गुरु अर्जुन सिखों के पांचवें गुरु बने। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करी। किसकी? आदि ग्रंथ की। ओके, आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? गुरु अर्जुन देव ने। ओके, आदि ग्रंथ की रचना करी इन्होंने। और गुरु अर्जुन देव ने 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक एक शहर बसाया। इन्होंने अमृतसर सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण भी करवाया। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया तो जो बीच में स्थित है। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु हुए थे। ओके, गुरु अर्जुन हरगोविंद जो थे सिखों के छठे गुरु हुए। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ओके, इसके अलावा इन्होंने स्वयं को शस्त्र छत्र आदि राज चिन्हों को सुशोभित भी किया। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी पूरी तरीके से करवा दी थी। फिर उसके बाद में गुरु हरराय आते हैं 1645 से 1661 ईस्वी में। गुरु हरराय सिखों के सातवें गुरु थे। इन्होंने इनसे मिलने दारा सिखों आया था जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद आते हैं गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी में। हरकिशन सिखों के आठवें गुरु हैं। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्होंने औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाकर इनसे गुरु पद के बारे में जानकारी मांगी थी। फिर है गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु 1664 से 1675 तक। सिखों के नौवें गुरु गुरु हरकिशन के पुत्र गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया और गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिस पर औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज गुरुद्वारा के पास ही मरवा दिया था। वहीं पर इन्हें चिनवा दिया था गुरु तेग बहादुर को। नौवें गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था। फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु माने जाते हैं और आखिरी गुरु यही माने जाते हैं 1675 से 1708 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह के 10वें व अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। और इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा सिखों के 5 ककार रखे गए: कंगा, केश, कृपाण, कच्छ और कड़ा। कंगा, ओके, कंगा, केश, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 प्रतीक रखे गए: कंगा, केश, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ओके, और साथ ही साथ सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को माना और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को नवीन रूप भी प्रदान करा, जिस और अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय गुरु का कार्य करेगी, ऐसा भी माना। उसके बाद में इनके गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान था आनंदपुर साहिब और उनकी कार्यस्थली थी पाओता। ओके, उनके 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, जिनके आज हम वीर बाल दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं उनको। ओके, उसके अलावा बंदा बहादुर आते हैं फिर बाद में। इन 10 गुरुओं के अलावा कुछ इंपोर्टेंट रहे, जिसमें बंदा बहादुर थे। जो बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। उनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। क्या? रामदेव भारद्वाज। ओके, रामदेव भारद्वाज हमारे को। उसके बाद बंदा बहादुर आते हैं। कौन? बंदा बहादुर। ओके, बंदा बहादुर आए। बंदा बहादुर जो थे एक तरह से ये इन्हें गुरु का दर्जा नहीं दिया गया है। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। क्या?
लक्ष्मण दास, इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। उनके पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? लोहगढ़। लोहगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ओके, बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने गुरु नानक के गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी जारी करे। ओके, उसके बाद में जो है वजीर खान की हत्या कर दी थी बंदा बहादुर ने। मुगल फौजदार जो वजीर खान था, जिन्होंने की वजीर खान ने एक तरह से पहले फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मारा था, उसका बदला लेते हुए इन्होंने ये उनकी हत्या कर दी। और बाद में मृत्यु हो गई थी बंदा बहादुर सिंह की। मृत्यु जो हुई 1761 में हत्या करवा दी थी बादशाह फर्रुख सिंह ने। ओके, जो मुगल शासक था उसने हत्या करवा दी इनकी नांगल नामक स्थान पर। फिर नवाब कपूर सिंह आए। दल खालसा में विलय हो गया था, जिसमें नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ी का दल खालसा में विलय हुआ 1748 में। जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में 10 खालसा को रखा गया। मिशन, बाद में दल खालसा 12 दलों में विभक्त हो गया, जिन्हें मिसल कहा गया। ओके, मिसल कुल कितनी थी? 12। बाद में खालसा जो है 12 भागों में बट गया था दल खालसा, जिसमें मिसल कहा गया था। अरबी भाषा के साथ मिसल का अर्थ होता है बराबर के लोगों का संगठन। ओके, इसमें से कुछ मिसल थी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि सुकर चकिया मिसल है, सिहीपुरिया मिसल थी, आहलूवालिया मिसल थी। ओके, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, फुलकिया मिसल, ओके, भंगी मिसल, निशान वालिया मिसल, करोड़ सिंधिया मिसल, ओलीवालिया मिसल, नकाई मिसल और शहीदी मिसल। तो फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, ओके, महाराजा रणजीत सिंह जो है वो आते हैं फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ओके, जो किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। जो 12 मिसल थी उनमें से सुकर चकिया एक मिसल थी। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। उन्होंने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को राजनीतिक राजधानी, और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। और उसके बाद में एक तरह देखा जाए तो उन्होंने रणजीत सिंह ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को भी युद्ध में परास्त किया। अफगानिस्तान के शासक शाहजू सोदा को रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था उन्होंने। ओके, और रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण करने के बाद में धीरे धीरे रणजीत सिंह का साम्राज्य 4 सूबों में बटा। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, इन 4 भागों में इनका सूबा बटा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं को खालसा का सेवक मानते थे। उन्होंने इसीलिए सरकार की स्थापना करी, जिसे सरकार खालसा कहा गया। ओके, रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्कों का भी चलन करवाया। अमृतसर की संधि करी उन्होंने अंग्रेजों के साथ चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने। और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में, 1839 में। उसके बाद में रणजीत सिंह की सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार थे, घुड़चढ़ खास और मिसलदार। स्वर्ण मंदिर में प्रसिद्ध स्वर्ण गुंबद को स्थापित करवाने का श्रेय भी महाराजा रणजीत सिंह को ही जाता है। प्रथम एंगल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, जिसमें बुद्ध की फिरोज शाह बद्दोवाल अलीवाल गुरबाव की लड़ाई हुई। और उसके बाद संधि हुई, लाहौर की संधि हुई 1840 में, और 1840 में भैरोवाल की संधि हुई। 2 संधियां हुई जो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो उसके बाद में सिखों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। बाद में जो लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब पर अंग्रेजी साम्राज्य विलय कर लिया 1849 में। जिस तरीके से सिखों का एक तरह से पतन सा हो गया और अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो गए। तो ये इस वीडियो में हमारे को देखने को मिलता है किस तरीके से जो हमारे को मैसूर साम्राज्य देखने को मिला, किस प्रकार सिखों का शासन देखने को मिला हमारे को। तो ये थी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी। ऐसी आगे भी नॉलेजेबल वीडियो और आएंगी। अभी ये पार्ट सिर्फ 4 है, ऐसी और भी वीडियो आएंगी। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और जो भी एस्पिरेंट है उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।